Okay, so we have completed the first chapter. Now our second chapter is inverse trigonometric functions. Now inverse functions we have learned in the previous chapter. क्या होते थे इन्वर्स फंक्शन? इन्वर्स फंक्शन वो कहलाते थे जैसे हमारा कोई एक फंक्शन एफ एक्स है तो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा एफ इन्वर्स, ठीक है। और इसको फुलफ़िल करने के लिए इसको 1 और ऑन टू दोनों होना ज़रूरी है। जो हमारा फंक्शन है वो अगर 1 होगा और ऑन टू होगा तो ही इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आपको याद हो तो साइन एक्स, कॉस एक्स, दीज ऑल आर द फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अगर यदि हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखने हो, मान लो हम लिखें तो एक तो हमारा होगा इसके अंदर बेसिकली हम इसके अंदर क्या लेते हैं, एंगल्स लेते हैं। तो ये हो गया 0, π/2, पाई और भी ले सकते हैं, 2π ले सकते हैं। अब अगर यदि हम इसके लिए मान लो साइन एक्स के लिए ही इस फंक्शन को लिखें, जो हमारा y है ये तो हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y हो गया हमारा मान लो साइन x। तो अगर यदि मैं x की एक एक वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो 0 आएगा, π/2 की वैल्यू 1 आएगी, फिर पाई की वैल्यू अगेन 0 आएगी, 2π की वैल्यू अगेन 0 आएगी। तो अगर यदि मैं इसको क्लोजली देखूँ या इसको मैं ढंग से देखूँ तो बेसिकली मैं जो कर रहा हूँ, मुझे ये बार बार 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 बार लिख रहा है इसके अंदर, उसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो इसकी मैपिंग किसके साथ होगी, इसके साथ होगी, इसकी मैपिंग इसके साथ होगी, इसकी मैपिंग इसके साथ होगी, इसकी मैपिंग भी इसके साथ होगी। तो अगर आप देखोगे तो ये ना तो 1 है ना ही ये ऑन टू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बार बार 0 आ रहा है। तो फिर अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और केवल साइन के लिए नहीं है, कॉस, कॉसेक, टेन, किसी के लिए भी अगर आप लिखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को तो वो सब ऐसे ही आएंगे। तो फिर हम किस तरीके से इनकी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं या हम कैसे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इनकी रेंज बतानी पड़ेगी हमारे को, कि सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी क्या रेंज होती है और क्या डोमेन होता है, ठीक है। रेंज और डोमेन हमारे को इसके अंदर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसकी रेंज और डोमेन लिख देता हूँ, फिर अपन उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये उनके डोमेन और रेंज मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको एक एक को डिस्कस करते हैं हम। साइन की अगर हम बात करें तो साइन की वैल्यूज़ जो होती है, साइन का जो डोमेन होता है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, r हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होगी वो -1 से 1 तक होगी। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जो साइन होता है उसकी वैल्यू -1 होती है या फिर 1 होती है, इन दोनों के बीच में होती है। मतलब जो भी वैल्यूज़ आएंगी -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। इसी तरीके से कॉस का भी सेम होता है, r तो इसकी डोमेन होगा, ये जो एरो के इधर लिखा हुआ है ये r जो डोमेन है, और ये है इसकी रेंज -1 से 1। अब बात करते हैं 10 की। अगर आपको 10 की वैल्यूज़ ध्यान हो तो 10 के अंदर जो π/2 होता है, 10 π/2, इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी को आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेंज है, जो हमारा डोमेन है, उसमें से r में से हमें जिन भी वैल्यूज़ के ऊपर इन्फिनिटी आ सकता है वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, π/2 के मल्टीपल्स। तो 2n+1 π/2, और यहाँ पे n जो है वो z है, मतलब कि जो आपके नॉर्मल नंबर्स होते हैं वो है, ठीक है ना। 1 2 3 4 ये सारे के सारे हो सकते हैं, ठीक है। 0 हो सकता है, तो r- ये हमारा होगा, तो ये हमारी डोमेन हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि जिस भी नंबर पे इन्फिनिटी आने के चांसेस होंगे हम उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो वो सारे के सारे π/2 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। और वो भी ऑड मल्टीपल्स, क्योंकि इवन मल्टीपल होते ही तो वो पाई हो जाएगा। अगर यदि मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा तो 2 2 जा 4, सॉरी मैं यहाँ पे अगर यदि 3 रख दूंगा तो या 1 रख देता हूँ मैं यहाँ पे केवल, तो 2 1 जा 2 + 1 2,
पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई हो गया। तो इसलिए जितने भी आपके ऑड मल्टीपल्स होंगे इसके, वो सारे के सारे यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देंगे। और फिर इसकी जो रेंज होगी वो होगी आर, कोई भी रियल नंबर जो हो सकता है वो इसका हो सकता है। इसी तरीके से कॉट के अंदर आते हैं, तो कॉट के अंदर कॉट पाई की वैल्यू जो होती है, या कॉट 0 की वैल्यू जो होती है, वो होती है इन्फिनिटी कॉट के अंदर। तो हमने उन्हीं सबको हटा दिया जिसके अंदर हमारा इन्फिनिटी आ सकता है। तो जितने भी पाई के मल्टीपल्स हैं, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, वो सारे एलिमिनेट कर देंगे। और जो इसकी रेंज होगी वो होगी रियल नंबर्स, होंगे रियल नंबर्स। अब बात करते हैं सेक की। तो सेक के अंदर भी हमारे को जितने भी पाई बाई 2 के जो मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स, उन सबको इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा। माइनस कर दिया हमने, यहाँ पे ये माइनस का साइन है, -x, और x की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। और जो r होगा, अब r के अंदर भी -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़ इसके अंदर नहीं होगी। r में से जो है -1 और 1 के बीच की वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। सॉरी, -1 और 1 के बीच की वैल्यू आप इसके अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो -1 से या तो छोटा हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है इसका रेंज, ठीक है। इसी तरीके से जो कॉसेक है, यहाँ पे n पाई है, वही सेम थिंग, मतलब पाई के जो भी मल्टीपल्स हैं वो, और फिर वही r माइनस 1 तो अगर आप देखोगे बेसिकली तो आपको 3 ही चीज़ें इसमें मेनली है, या तो रेंज r है, या r माइनस ये है, या r माइनस ये है। और इसी तरीके से जो आपका रेंज है वो भी जो है r है, या फिर -1 से 1 है, या फिर ये है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इसकी रेंज और इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। ये हमारे को थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। इसको मैं अब एलिमिनेट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ अगर यदि मैं इसके अंदर आपको बताऊं तो ध्यान हो अगर यदि आपको, तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्लॉट कर सकते हैं जितने भी आपके नंबर्स हैं। जैसे ये आपका हो गया 2 पाई, यहाँ पे आ गया आपका 3 पाई बाई 2, यहाँ पे हो गया पाई, ये हो गया पाई बाई 2, और फिर उसके बाद ये 0, इसी तरीके से यहाँ पे पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई, और इस तरीके से हम इसको चाहें तो आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो किस तरीके से बनता था, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से वापस यूँ, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनका ग्राफ होता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसके अंदर समझने वाली बात क्या है कि अगर यदि ये मेरा माइनस, ये मेरा 1 है, और ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जो इसका लास्ट पीक आ रहा है, ये आ रहा है, ये है मेरी -1, ठीक है। तो अब 1 से लेकर -1 के बीच में जो भी नंबर, अगर यदि मैं मान लो 0.5 लेता हूँ, 0.5 मैंने ले लिया कोई वैल्यू, ठीक है, तो अब वो यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। इसी तरीके से और मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा तो वो अगेन यहाँ पे कहीं पे आ सकती है। तो बहुत सारी जगह के ऊपर वो वैल्यू आ सकती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इसी तरीके से अगर इस तरफ जाऊँगा तो भी बहुत जगह पे आ सकती है, ठीक है। तो जब ये इस तरीके से अगर हमारे पास वैल्यू आएगी तो वो 1 on 2 नहीं हो सकती, तो हम उसको इन्वर्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको रेंज के अंदर डिफ़ाइन करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलरली हमें इसकी लिमिट देनी पड़ेगी, ठीक है। लिमिट कैसे दे सकते हैं, तो अगर आप देखो, अगर यदि मैं इसी को स्टैंडर्ड मानूँ तो ये वैल्यू यहाँ आ रही है, इधर की तरफ वापस यहाँ आ रही है। तो अगर यदि मैं इसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक डिफ़ाइन कर लूँ, अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफ़ाइन कर लूँ, ये इस तरीके से, तो ये इसके अंदर रिपीट नहीं हो रही, एक ही बार आ रही है। जो वैल्यू है वो एक ही बार यहाँ पे आ रही है, पाई बाई 2, और यहाँ पे भी ये आ गया आपका पाई बाई 2। तो ये -पाई बाई 2 से लेकर और पाई बाई 2 के बीच में हो गया, -पाई बाई 2 से लेकर और पाई बाई 2 के बीच में ये हो गया, उल्टा लिख दिया अपन ने।
x की वैल्यू क्या है, -π/2 से बड़ी होगी या π/2 के बराबर होगी और π/2 के बीच में होगी। तो ये बेसिकली हमने इसको एक लिमिट कर दिया। जब तक हम इसको लिमिट नहीं करेंगे तब तक हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, अब लिमिट हम कहीं पे भी कर सकते थे, हम चाहते तो इसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक ले सकते थे। ठीक है, हम चाहते तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले सकते थे, लेकिन बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड माना गया है, जो प्रिंसिपल रेंज मानी गई है, वो ये मानी गई है। जो सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप जाओगे तो आपको प्रिंसिपल रेंज ये मिलेगी, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो इन रेंज के बीच में हम जो है अपने फंक्शंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा क्यों हमने इसको डिफ़ाइन किया, क्यों हमने इसको लिमिट किया, क्योंकि हमें 1/1 या इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें उसको लिमिट के अंदर बांधना पड़ेगा, अदरवाइज़ वैल्यूज़ जो है वो बार बार रिपीट होगी। ठीक है, तो अब इसी बेसिस के ऊपर अपन अलग अलग जो फंक्शंस हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके लिए ग्राफ भी फाइंड आउट करेंगे और जो उनकी रेंज है या वैल्यू है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x हमारे को फाइंड आउट करना है। अब ये ध्यान रखना कि साइन इनवर्स x को आप कभी भी 1/sin x नहीं लिख सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। ये होता है साइन x का इन्वर्स, ये ध्यान रखना, ये चीज़ अलग अलग मत कर देना। ठीक है ना, इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखना कि आप कहीं इसके अंदर ये प्रॉब्लम ना कर दें। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारे को साइन इनवर्स x फाइंड आउट करना है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये साइन का ग्राफ है, अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली साइन इनवर्स x करने का मतलब क्या, हमने जब इन्वर्स करा था तो उसके अंदर हमने क्या किया था। अगर यदि हम एग्जांपल लें कि ये कोई आपका 1 2 ये आपका कोई ग्रुप है, ये मान लो A है, ये आपका B है। अब इस B के अंदर आपके पास लिखे हुए हैं 5 6, तो जब हम इसकी मैपिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 1 5 और ये हो जाएगा 2 6। ठीक है, अब मुझे अगर इसका इन्वर्स निकालना है, मतलब कि ये क्या था, A B था। ठीक है, अगर यदि मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे मेरे पास, 5 1 और 6 2, यही तो आएंगे। इधर से इधर मैपिंग कराऊंगा ना मैं, अब मैं इधर से इधर मैपिंग करूँगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, B A। तो अगर यदि मुझे कहा जाए कि अगर यदि मुझे इसकी मान लो मैपिंग निकालनी है, तो ये मेरे लिए क्या है, 1 π/2 और -1 -π/2, क्योंकि मैंने रेंज क्या बांध दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे ये -π/2 है ना। तो अगर यदि मुझे इसका इन्वर्स करना है तो कैसे हो जाएगा, π/2 1, अगर मुझे इन्वर्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो -π/2 -1, इसी तरीके से आएगा ना। तो ये तो हो गया सिंपल तरीका आराम से कि हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यदि हमें इन्वर्स निकालना है तो हम इस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जो A था उसको हमने B बना दिया, जो B था उसको हमने A बना दिया। लेकिन अगर यदि ग्राफ को इन्वर्स करके दिखाना हो, अगर यदि मुझे ग्राफ को इन्वर्स करके शो करना हो तो मैं उसको कैसे शो करूँगा, अगर यदि मुझे ग्राफ को इन्वर्स करके शो करना पड़े तो मैं उसको कैसे शो करूँगा। अगर आपको ध्यान हो तो ये होता है आपका y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। जब आपको इन्वर्स करना है तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको करना है ये हो जाना चाहिए x एक्सिस और ये हो जाना चाहिए y एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली इन्वर्स करने का मतलब क्या है कि मुझे इसकी मिरर इमेज क्रिएट करनी है, मुझे इसको यहाँ लाके उसका मिरर करना है, मुझे यहाँ उसको यहाँ पे लेके आके इसका मिरर करना है। तो अब आप इमेजिन करो, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ये आपका यहाँ आ रहा है और उसके बाद में उसका मिरर हो रहा है, उसके बाद में उसका मिरर हो रहा है। तो अगर यदि मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ, पहले मैं इसको सिंपली यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, मतलब मैं इस x एक्सिस को उठा के और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं मिरर इमेज नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इसको केवल इमेज चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर आप ध्यान दोगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ, थोड़ा सा गलत कर दिया अपन ने,
जब अपन इसको मिरर करेंगे, जब अपन इसको x को y बनाएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आपका यूँ रोटेट होगा, इस तरीके से रोटेट होगा, इस तरीके से रोटेट होगा ना ये, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ये आपका जो है यूँ सीधा खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब हमारे को इसको मिरर भी करना है, तो जब हमारे को इसको मिरर करना है तो ये कैसे हो जाएगा, अब मिरर करेंगे तब ये इधर, मतलब कि ये यहाँ और ये यहाँ, और इसी तरीके से ये यहाँ और ये यहाँ, ये हो गया। ये आपका इन्वर्स फंक्शन का बन गया। क्या करना है बेसिकली, इसको ऊपर लेके जाना है, तो ये हमने दिखा दिया। इसको ऊपर लेके गए तो एक तरफ का आपने बना लिया तो दूसरी तरफ का अपने आप ही बन जाएगा। एक इसको ऊपर लेके गए और उसके बाद उसको मिरर कर दो, तो ये अगर आप देखोगे तो ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्वर्स फंक्शंस बना सकते हैं, इस तरीके से हम इन्वर्स बना सकते हैं। बाकी कोऑर्डिनेट को इन्वर्स करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इन्वर्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा टिपिकल है, इसको इन्वर्स करने वाला जो मैटर है वो, तो वो अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ढंग से। अब इसी तरीके से आज अपन कॉस का भी देखते हैं। कॉस इन्वर्स एक्स अगर यदि हमारे को बनाना है, कॉस इन्वर्स एक्स का या कॉस का जो हमारा डायग्राम बनता है वो किस तरीके से बनता है। जो हमारे कॉस का डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया आपका π/2, इसी तरीके से यहाँ पे भी आ गया π/2, और ये हो गया पाई, ये हो गया पाई। तो ये बनता है आपका यहाँ से लेकर यहाँ, ये होता है π/2। ठीक है, अब इसके बाद तो इसको जो है अगर यदि मैं और आगे बढ़ाऊँगा तो ये बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसी तरीके से जब मैं इसको यहाँ बढ़ाऊँगा 3π/2 तो ये बनेगा। ये होता है आपका पाई का डायग्राम, कॉस का डायग्राम, सॉरी ये आपका कॉस का डायग्राम है। अब मेरी रेंज क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मेरी रेंज कौन सी है, यही तो है, π/2 से π/2, ये मेरी रेंज है। अब मुझे इसको इन्वर्स करना है, मुझे इसको इन्वर्स करके शो करना है। तो मुझे जब इसको इन्वर्स करके शो करना है तो मैं किस तरीके से शो कर सकता हूँ, देखो बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका बन जाएगा y, ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जब अपन खड़ा करेंगे, अपने को बेसिकली यहाँ से यहाँ तक मानना है इसको। जब अपन ने इसको यूँ कर दिया तो ये किस तरीके से हो गया, यूँ आ गया। अगर अपन नॉर्मली इसको देखेंगे तो ये यूँ बनेगा। ठीक है ना, जब इसको अपन खड़ा कर देंगे। लेकिन अपने को बनाना है क्या, मिरर इमेज। जब मिरर इमेज बनानी है तो इसको उल्टा कर दीजिए, यूँ, ये बन गया। और इसके बाद का तो बन ही जाएगा, इसके बाद का तो बन ही जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस से माइनस जो भी कुछ आ रहा है, जो भी रेंज आ रही है अपनी, वो यहाँ पे बन जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था, इसके अंदर ज़्यादा हमारे को कुछ नहीं करना पड़ा। जब हमने इसको खड़ा किया तो ये इस तरीके से बन जाएगा। जब हम इसको नॉर्मली इसको अगर यदि ऊपर करेंगे तो ये बन जाएगा यूँ, लेकिन हमें चाहिए मिरर इमेज, तो हमने इसको बनाया यूँ, और उसके बाद तो आप आराम से बना सकते। तो इस तरीके से जो है हमें फंक्शंस के इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपका कॉस हो गया, साइन हो गया, बाकी जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करना क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।